हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शंस को कवर कराया है। अब ये जो अगला वीडियो है, इसमें भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का कई सारा क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी 38वीं से 71वीं में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री का पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए, उसमें आपके 30-35 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं। 30-35 हिस्ट्री के क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और देखिए इस वीडियो में कहाँ तक हो पाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी एस्पायरेंट हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भारत में तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो ही रही थी, लेकिन भारत से बाहर क्या-क्या था, कौन-कौन से संगठन थे, किसने उस संगठन को बनाया था और क्या हो रहा था, ये सब इस टॉपिक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। फिर वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये है विनायक दामोदर सावरकर। 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का गौरव से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था। फिर वही है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। अब ये देखिए, मैडम कामा जो हैं, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उन्होंने इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया था। वह विदेशी भूमि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। क्या थी? कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टटगार्ट में फहराया था। देखिए मैडम कामा से कितना क्वेश्चन है रिपीटेड। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो वहीं स्टटगार्ट में। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये मदन लाल ढींगरा को। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर की थी। वाइली ने भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक के पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? तो ये हरदयाल को। लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वर्ष वही 1913 में किसने की थी? वर्ष 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इसी संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इनके अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतउल्ला, रास बिहारी बोस और भाई परमानंद आदि थे। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? तो एक करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर वहीं देखिए गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ये कौन कौन है? लाला हरदयाल, भूपेन दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय सारे हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेन दत्त तथा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1914 में बर्लिन कमेटी या बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1915 में इस संस्थान को भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जाना गया। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। इसके बाद है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर या डायर को मारा था। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या की थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। किसने? तो उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो वही उधम सिंह ने। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने रिपीटेड हैं, तो आप लोग के लिए ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर रिवीजन में इसको लगातार पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे सॉल्व हो जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन अगर याद रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। और किसने किया था ये? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उसके बाद क्या है? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव एच रिजले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिजले सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी, और इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी।
तो आप इस डेट भी याद रखिएगा कि कब हुआ था, कितने तारीख को, किसके शासनकाल में हुआ था। ये सारी चीजें बीपीएससी पूछता है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, देखिए अभी 16 अक्टूबर 1905 को, और ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोतों में यह तिथि 20 जुलाई 1905 भी मिलता है, को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, तो उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए गए। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो वही है, बंगाल विभाजन। फिर इसका भी वही वही सेम क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन, और ये बीपीएससी टीचर टीआरई वाले में पूछा हुआ है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी। आप देखिए कितना ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। इनमें से किसमें स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो ये 1911 में रद्द हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा 1911 में विभाजित हुआ। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया है? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। कर्जन के कार्यकाल में विभाजन हुआ है और हार्डिंग के कार्यकाल में इसको वापस लिया गया है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। ये सब जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये सब इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। कहाँ कहाँ पे हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, किस सन में हुआ था, ये सारी चीजें इस टॉपिक में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन, सेल्फ रूल, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। देखिए इसका ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है मुस्लिम लीग का गठन। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि इसके कितने सदस्य थे? 60 सदस्य। और इसमें कौन कौन सचिव नियुक्त किया गया था? लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने से या इनमें से कोई दो नाम के रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। पहले सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये 1913 में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बीपीएससी ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है, जो सही नहीं है। क्योंकि देखिए कि क्या है, 1906 में जब स्थापना हुआ उसके बाद 7 और 8 में लगातार सम्मेलन हुआ, उसके बाद अलग अलग शहरों में अनियमित रूप से हुआ है, तो इसलिए 1925 तो होगा ही नहीं। फिर भी देखिए इसका क्या है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी क्या? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अब अगला टॉपिक क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अब देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो यह है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई है? तो 1912 में। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ध्यातव्य है कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1912 में। इसके बाद देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये राजकुमार शुक्ला थे, जो गांधी जी के उसको बुला के उसके बाद चंपारण लेकर आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उनसे चंपारण आने का वचन लिया। किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्याओं और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा के ब्रजकिशोर प्रसाद ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
अतः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका आंसर है 1916 के, अभी ऊपर इस डिस्क्रिप्शन पढ़ा गया है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए इसमें से कोई नहीं है। और ये है बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर वाले एग्जाम में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1916 में। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, कितनी बार रिपीटेड है। बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम हो या बीपीएससी टीचर एग्जाम हो या सीडीपीओ हो, सब में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो ये है टीएस ऑलकॉट, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर सब लोग का है। एच.एस. आलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबद्ध थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने परंपरा ही बना दी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया और कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। और उंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि तो इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब गांधी जी की एंट्री, गांधी जी एवं उनका प्रारंभिक आंदोलन, ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग बीपीएससी में एक क्वेश्चन जरूर गांधी जी से रहता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है, क्या मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर की किसी पाठशाला से की, जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया, जहाँ मैंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि लॉ की पढ़ाई पूरी की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी के टीचर्स एग्जाम में पूछा हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य वाला रिश्ता 1896 ईस्वी में बना था, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब वर्ष 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मिला।
उसके उपरांत यह रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गोखले के मार्गदर्शन में की थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। डॉक्टर हीरालाल जैन और एएन उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक महावीरा दिस टाइम एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ में लिखा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग सामंतभद्र नामक जैन दार्शनिक ने लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। आगे चलकर गांधी जी ने इस शब्द को मजबूत आधार प्रदान कर इसे जन सामान्य के मध्य लोकप्रिय बनाया। किसी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो क्या था? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। इन किसकी कानूनी समस्या? तो ये दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण था। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 19वीं सदी के उपरांत में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। कब दिया था? तो देखिए 1900 अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। और वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट किया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नकदी फसल नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों को मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ला है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है? तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां कृषकों की दयनीय दशा को देखने का अनुग्रह तो वही राजकुमार शुक्ल ने। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। लगातार 2-3 पेज से मैं यही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। चंपारण आने का वही सेम क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल को किस नेता को बिहार आने के लिए? तो इसके आंसर में देखिए महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में से कहां से प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण से। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी।
चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये क्या है, वही नकदी फसल। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये हो गया 3/20 भाग। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वही चंपारण। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने। बाप रे बाप, लगातार क्वेश्चन है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। तो क्या था, पढ़िए पूरा। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती में तिनकठिया प्रथा से पीड़ित किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा की औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे प्रायः चंपारण कृषि कमेटी या चंपारण कृषि जांच समिति कहा जाता है। इस कमेटी का गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में बिहार सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। वही मतलब गांधी जी ने जब क्या है क्वेश्चन की जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने समाधान के लिए क्या किया था? तो वही समिति का गठन किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चला है? तो 1917 में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किया गया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के कुछ वर्ष उपरांत महात्मा गांधी जी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम से संबोधित किया और चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित करने का उल्लेख किसी प्रमाणिक प्राथमिक स्रोत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए कौन नहीं था। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेवी कृपलानी थे, ये लोग गांधी जी के टाइम के नेता थे। जयप्रकाश नारायण का जो जयप्रकाश नारायण बाद में आते हैं। ये देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो फिर ये भी क्वेश्चन देखिए। ये सब नेताजी लोग जो गांधी जी के टाइम के थे, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि कौन से नेता किस समय के थे। अगर ये याद रहा तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इजिली एलिमिनेशन करके हटा सकते हैं कि गलत ऑप्शन क्या है। तो ये राम मनोहर लोहिया उस समय नहीं थे। यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो नील किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान। ये क्या था भाई? तो किसानों को अपनी जमीन में के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना था। इसे नीलकठिया पद्धति भी कहते थे। यदि नील की खेती करने से छूट जाते थे तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था और इस कर का नाम क्या था? तवान। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च के गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली।
क्या है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये वायकोम सत्याग्रह है। तो देखिए क्या है, वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन से थे? तो इनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी ने इनके घनिष्ठ संबंध थे। सी.एफ. एंड्रयूज के जीवनीकार बनारसी दास चतुर्वेदी और मार्जोरी साइक्स ने अपनी पुस्तक चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज और नैरेटिव चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज और नैरेटिव में उल्लेख किया है कि सी.एफ. एंड्रयूज दीनबंधु, गरीबों का मित्र, उपनाम सर्वप्रथम 1917 में फिजी के भारतीयों द्वारा दिया गया है। एंड्रयूज वर्ष 1925 और वर्ष 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। ऑल इंडिया हरिजन सभा की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसको प्राप्त की? तो ये महात्मा गांधी ने। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है किसान आंदोलन एवं विकास। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को ही सही माना है। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो अवध के। 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में
किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आने लगा। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र, इनका मूल नाम क्या था? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वामी सहजानंद ने। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया है 1936 में। इसका व्याख्या देखिए ऊपर दिया हुआ है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ है? तो लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ये देखिए क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछा है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 में किया गया और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष तथा एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। वर्ष 1949 मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं साराबंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी साराबंदी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। तो बीपीएससी ने ब्रिटिश साराबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि जो है वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने।
बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व फिर वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहाँ यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है, तो बाबा रामचंद्र। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो 1920 में। एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ है, तो ये 1920 में हुआ है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे, लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो ये बी है क्या, 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इनका नाम था एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न, जिसे थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना मार्च 1919 में मॉस्को में की गई थी। कॉमिंटर्न के निर्माण में व्लादिमीर लेनिन और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक की प्रमुख भूमिका रही। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया है, तो 1919 में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक, जिसको क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्षों तक जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्षों तक जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था, तो यह है रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बाकी जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका बीपीएससी पीटी जुलाई में है, तो ये रिवीजन सेशन में चला रही हूँ, जिसमें अगर आप ये वीडियो मेरी रोज़ सुनते हैं तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन
करीब 35 में से 20-25 क्वेश्चन तो आराम से इसमें से मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है उससे लगभग सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।